स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसा नाम लेकर आए हैं जिनके जिक्र भर से शौर्य, रणनीति और स्वराज की कहानियां जिंदा हो उठती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज। बिल्कुल। उनके इर्द गिर्द ना किस्से कहानियों का एक जाल सा है। कुछ सच, कुछ शायद वक्त के साथ जुड़ गए। हाँ, होता है ऐसा। हमारे पास जो स्रोत है, मतलब मुख्य रूप से विकिपीडिया लेख के कुछ अंश, उनके आधार पर आज हम शिवाजी महाराज के जीवन, उनके शासन और उनकी विरासत की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मकसद है इस जानकारी के समंदर से सबसे काम की बातें निकालना। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक जागीरदार के बेटे ने न सिर्फ उस वक्त की बड़ी बड़ी सल्तनतों और मजबूत मुगल साम्राज्य को कड़ी टक्कर दी, बल्कि एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की बुनियाद भी रखी। हाँ। आज हम उपलब्ध जानकारी के आधार पर उनके तरीकों, उनकी सोच और उनके असर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शिवाजी महाराज के दौर की इस पड़ताल को। उनका जन्म शिवनेरी के पहाड़ी किले में हुआ। तारीख पर थोड़ी बहस है, पर महाराष्ट्र सरकार 19 फरवरी 1630 मानती है। हाँ, वो तारीख ज्यादा मानी जाती है। कहते हैं उनकी माँ जीजाबाई का उन पर बहुत गहरा असर था। उन्होंने ही उनमें एक स्वतंत्र हिंदू राज्य का सपना जगाया था। हाँ, उस वक्त का माहौल भी ऐसा था। दक्कन का पठार कई ताकतों के बीच बटा हुआ था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की सल्तनतें और उत्तर में मुगल। अच्छा। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले एक प्रभावशाली मराठा सरदार थे जो जरूरत के हिसाब से कभी बीजापुर तो कभी मुगलों के लिए काम करते थे, लेकिन पुणे की उनकी जागीर बनी रही। तो शाहजी तो ज्यादातर बाहर ही रहते थे। पुणे का काम पहले दादोजी कोंडेव देखते थे। हाँ, उनके प्रशासक थे। 1647 में उनकी मौत के बाद शिवाजी ने खुद जिम्मेदारी संभाली। और यहाँ से कहानी तेज होती है ना। सिर्फ 16 साल की उम्र में 1646 में तोरणा किले पर कब्जा, ये कैसे हुआ? स्रोत बताते हैं कि या तो चालाकी से या शायद रिश्वत देकर। ये कब्जा अहम था क्योंकि वहां जो खजाना मिला ना, उससे उन्होंने राजगढ़ किला बनवाया। अच्छा। और वो काफी समय तक उनके संचालन का केंद्र रहा। दादूजी की मृत्यु के बाद उन्हें अपनी जागीर का प्रशासन स्वतंत्र रूप से संभालने का मौका मिला और उन्होंने इसे बखूबी इस्तेमाल किया। तो ये सिर्फ शुरुआत थी। बिल्कुल। इसके बाद पुरंदर, कोंडाणा, जिसे बाद में सिंघड़ कहा गया, चाकन जैसे किले जीते गए। ये सीधे तौर पर बीजापुर सल्तनत को चुनौती थी। 1656 में जावली घाटी पर कब्जा एक बड़ा कदम था। हालांकि इसके लिए उन्हें एक और मराठा सामंत चंद्रराव मोरे को रास्ते से हटाना पड़ा। वो थोड़ा विवादास्पद माना जाता है। अच्छा। पर इस जीत ने दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में उनके विस्तार का रास्ता साफ कर दिया था। शिवाजी महाराज सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो कमाल के रणनीतिकार भी थे। बीजापुर से टक्कर का एक किस्सा तो बहुत मशहूर है, अफजल खान वाला। हाँ, प्रतापगढ़ वाला। हाँ, यहाँ क्या हुआ था, जरा विस्तार से बताएं। इसमें बहुत ड्रामा लगता है। हाँ, ये वाकया 10 नवंबर 1659 का है। प्रतापगढ़ किले के नजदीक बीजापुर दरबार शिवाजी की बढ़ती ताकत से परेशान था, तो उन्होंने अपने सबसे ताकतवर सेनापतियों में से एक अफजल खान को भेजा। शिवाजी को खान की नीयत पर शक था, शायद इसलिए कि खान पहले भी धोखे से गिरफ्तारी करने के लिए जाना जाता था। मुलाकात की शर्तें तय हुई, दोनों तरफ से सिर्फ एक तलवार और एक साथी। ठीक है। शिवाजी पूरी तैयारी से गए थे। कपड़ों के नीचे कवच पहना हुआ था, बाएं हाथ में छुपा हुआ बाघ नख, वो धातु का पंजा, और दाहिने हाथ में एक कटार। अच्छा, यानी पहले से ही बचाव और हमले का पूरा इंतजाम। फिर क्या हुआ मुलाकात में? कहा जाता है कि गले मिलते वक्त खान ने पहले कटार से वार किया, लेकिन कवच की वजह से शिवाजी बच गए। ओह। पलटवार में शिवाजी ने बाघ नख से खान का पेट चीर दिया। इसके बाद उन्होंने तोप दागकर पास छिपी अपनी सेना को इशारा दिया। बीजापुरी सेना इसके लिए तैयार नहीं थी और प्रतापगढ़ की लड़ाई में बुरी तरह हारी। इस बाघ नख वाली बात पर एक सवाल उठता है मेरे मन में। क्या ये उस जमाने में कोई आम हथियार था या ये शिवाजी की अपनी कोई इजाद थी? नहीं, बाघ कोई आम हथियार नहीं था। ये शिवाजी की खास तैयारी और शायद उनकी अपनी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, ताकि करीबी मुठभेड़ में अचानक बढ़त मिल सके।